जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो चलिए भाई, हम कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा रिवीजन करते हुए एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा हमने कराया था आपको, शायद मुझे याद आ रहा है जहाँ तक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बस। इस बार ये एक इस तरह से टेबल है और ये एक पोल है, फ्रिक्शन हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये पुली है अपनी जगह, ये जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकंड से, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। आप लोगों को जो क्वेश्चन बताना है वो ये बताना है कि अगर इसकी स्पीड 5 है तो इसकी स्पीड ये जो होगी v, ये कितना होगा, फटाफट से। क्लियर है? क्या करना है भाई, बिल्कुल भी डरने घबराने कोई भी संकोच या संदेह वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आप बस इसे क्या बोलोगे फटाफट से, इसे बोला x1 ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, क्या हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया, दिस इज x2। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या ये बात पक्की है, क्लियर है चीज? ये x1 और ये x2 हो गया। अब देखो यहां से देखना जरा ध्यान से, उधर से देखो x2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी तो 0 है, इसकी भी 0 ही है, ये दोनों 0। ये देखो, अगर ये x2 है मेरा, ये कौन है मेरा x2, ये वाला तो 0 आ रही है इसकी स्पीड, ये तो रुका हुआ है क्योंकि पुली का ये पॉइंट जब रुका हुआ है तो 0 है ये तो, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड है वो इधर की तरफ 5 है, तो जरा ध्यान से समझना, ये एंगल 60 है तो ये वाला भी कितना हो गया 60, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना है, क्योंकि मैंने बताया था अलोंग द स्ट्रिंग लेते हैं, तो ये आएगा 5 cos 60, है ना। इसका एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा, 5 के दो कंपोनेंट होंगे, 5 cos 60, 5 sin 60। 5 sin 60 स्ट्रिंग से कितने डिग्री पे, 90, तो उससे कोई मतलब नहीं है। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो 5 cos 60 क्या चाहता है, 5 cos 60 चाहता है ये x2 बढ़ जाए, यानी x2 के लिए लिख रहा हूं ध्यान से, प्लस में 5 cos 60, यानी बढ़ाना चाहता है, ठीक है। ये क्या चाहता है, कुछ नहीं चाहता। ये क्या चाहता है, कुछ नहीं चाहता। ये क्या चाह रहा है, ध्यान से देखें, इसकी स्पीड है v ऊपर की तरफ, ये वाला एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। देखो ध्यान से, ये 60 बनेगा कि नहीं, ये 30 है तो ये वाला कितना बनेगा 60, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा v cos 60, ठीक है। तो ये x1 जो है इधर की तरफ जा रहा है, v cos 60 है, तो ये जो वेलोसिटी v cos 60 x1 को कम करना चाहती है ना, v cos 60 इधर है ना, v का कंपोनेंट v cos 60 इधर की तरफ, तो ये कम करना चाहती है, मतलब माइनस v cos 60। तुम्हें मेरी बात समझ, अरे पक्का आई कि नहीं आई, क्लियर है? अरे समझ आ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 5 cos 60, 5 cos 60, ये v cos 60, और ये आना चाहिए 0, ठीक है। ये बढ़ाना चाह रहा है और ये घटाना चाह रहा है, तो ये आ गया मेरा v = 5, खत्म। यानी जितने से ये जा रहा है उतने से ही मेरा ये जा रहा होगा। क्लियर है? अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ 30 कर देता, सपोज करो अगला क्वेश्चन है, सपोज ये 30 कर देता, तो यहाँ क्या आता cos 30, ये क्या हो जाता cos 30। तब कैसे करते, ध्यान से देखो, 5 cos 30 = v cos 60, 5√3/2 = v/2, 2 से 2 कैंसिल, v आ जाता 5√3 मीटर्स पर सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन मैंने और आपको दिया था, एक क्वेश्चन मैंने और आपको होमवर्क के लिए दिया था, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि भाई ऐसे करके ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, जहां तक मुझे याद आता है क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था। अगर भूल जाऊं तो मैं कुछ अपने मन से डेटा ले लूंगा, आप उसे रिलेट कर लीजिएगा। वैसे जहां तक मुझे याद है, वैसे 10 से खींच रहे थे 10 मीटर पर सेकंड, ये शायद 53 बन रहा था इस वक्त, ये शायद 37 था, ऐसे कुछ लिया था आई थिंक। तो पूछ रहा था ए की स्पीड कितनी होगी ये बताइए, ठीक है। आइए जरा समझते हैं, इसे ओ मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे कुछ सी मान लीजिए सपोज, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब इसे आगे खींचूंगा तो ये जो ओ ए है, अगर ओ ए वाली रोड को आप देखें तो पहले ऐसे है, फिर ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, है ना भाई, सीधी सी बात है। रोड की लेंथ कभी चेंज करने वाली नहीं है। अब ध्यान से देखना, ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस कभी चेंज करेगा क्या? ओ से ए का डिस्टेंस कभी चेंज करेगा क्या? ओ से का डिस्टेंस कभी जिंदगी में चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि रिजिड बॉडी है, ओ से लेकर ए तक, एक रॉड है ना ये रिजिड, ओ से लेकर के ए तक, ये ओ ए कभी चेंज नहीं करेगा। अब आप सोचो, ओ ए कभी चेंज नहीं करेगा, तो ये डिस्टेंस है ओ ए, सपोज करो जैसे डस्टर है, सपोज डस्टर की लेंथ है ओ ए। अब ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो सर्कल बना रहा है कि नहीं बना रहा? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। देखो इस तरह से देखा तो ये सर्कल बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ए पॉइंट किस पर मूव कर रहा है, पॉइंट ए इज मूविंग ऑन अ सर्कल। अब जरा ए को ध्यान से देखिए, ओ ए को बना रहा हूं सिर्फ, ये है मेरा ओ ए, और इस वक्त जो सिचुएशन दे रखी है वो ये एंगल 53 दे रखा है, बहुत ध्यान से, और ये ऐसे करके जा रहा है, बहुत ध्यान से, सर्कल बनाएगा, किस में मूव करेगा, सर्कल में। और इस वक्त यहाँ पे है, सपोज आगे आने वाले टाइम में ए यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, सर्कल पे मूव करेगा ना, क्योंकि ओ ए डिस्टेंस फिक्स है। अगर एक पॉइंट पे हिंज कर दिया जाए, किसी एक रॉड ले लो, सपोज करो एक रॉड ले लो, आप कैसे भी ले लो, ऐसे ले लो, किसी भी ओरिएंटेशन में ले लो, उसका यहां से फिक्स कर दो, और अब इसे घुमाओ, इसे नीचे ले जाओ, तो सर्कल ही तो बनेगा यार। तो वही तो कह रहा हूं, एक सर्कल पे मूव कर रहा है, और सर्कल पे जो भी मूव करेगा उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। बोलो याद है कि नहीं? तो ये सर्कल ऐसे करके बनता है, तो यहाँ टेंजेंट बनेगी ऐसे करके, टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, और आपको पता है ये होगी रेडियस और ये है टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो बहुत ध्यान से देखना, यानी कि ए पॉइंट है ये, और ये है ओ ए, और ए की और जो ए की वेलोसिटी है वो ओ ए से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। ये है ए की वेलोसिटी। मानते हो कि नहीं मानते, पहले इतना बताओ मुझे, समझ आ गया?
कैसे किया मैंने ये, क्योंकि OA एक फिक्स डिस्टेंस है और जब ये नीचे आएगा तो गारंटी से थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा भाई सर्कल पे भी मूव करेगा, एक सर्कल ही तो बनेगा और सर्कल पे हमेशा टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी, और ये टेंजेंट है और OA क्या है इसकी रेडियस, OA क्या है रेडियस, और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। सो दिस इज VA। अब जरा एक बात बताओ, ये 53 और 37 कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब समझिए अब जरा, इसका मतलब ये मेरा OA है और ये AB है, यहाँ कहीं B है और ये A है और ये O है। O चलो ऐसे ले लेते हैं, O यहाँ पर है, ये A है और ये मूव कर रहा है किधर 90 डिग्री पे। तो यार ये देखो 90 डिग्री तो बन रहा है, ये 53 और 37 कितना होता है 90। इसका मतलब A की वेलोसिटी इधर ही की तरफ आ रही है, दिस इज VA। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले इतना बताओ, बोलो समझ आएगी नहीं। क्या कहा मैंने, OA एक सर्कल पे, A पॉइंट जो है एक सर्कल पे मूव करेगा, इस बात की गारंटी है। सर्कल पे जो भी मूव करता है उसकी वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, हम सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, पहले बता दूं आपको, क्लियर है। टेंजेंशियल, टेंजेंट हमेशा रेडियस, ये O है ये A है, टेंजेंट हमेशा रेडियस से कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। अब जब मैंने देखा ये तो रेडियस, ये तो 90 डिग्री ही बन रहा है, नहीं, A की वेलोसिटी इधर ही तो हुई, इधर ही तो हुई है कि नहीं, यानी B की तरफ ही तो हुई। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये B कितने से जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल 37 दिया हुआ है तो ये हो गया 53, देख लीजिए सब लोग, ये 37 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 53 डिग्री। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात। अब ध्यान से देखें, इसको मिटा के दोबारा बनाऊं थोड़ा साफ साफ, इसको देखें ऐसे OA और ये AB, ये इधर की तरफ है VA, ये 53 डिग्रीज, ये इधर की तरफ है 10, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इसकी तरफ कितना आएगा इधर की तरफ, ये 53 तो ये वाला भी 53, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 53। अब क्योंकि A और B भी रिजिड रॉड है, रिजिड है तो मैंने आपको बताया रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट क्या है, रिजिड बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट्स हों, जैसे A और B इस पे रॉड पे हैं A और B, तो इनका अलोंग द लाइन जो है, इनको अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम जो कंपोनेंट है वो सेम होते हैं। यही तो बताया था रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में रिजिड बॉडी पे अगर कोई दो पॉइंट है तो उसका अलोंग द लाइन जो कंपोनेंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो लाइन कौन सी मिलाने वाली, AB के अलोंग A का कंपोनेंट तो पूरा का पूरा VA है ही, B का कंपोनेंट मैंने कर लिया 10 cos 53 और ये दोनों इक्वल होंगे। तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट RBC से हम कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, RBC से हम कह रहे हैं कि VA इज इक्वल टू 10 cos 53। बोलो बात समझ आएगी नहीं। सो 10 इज 10 cos 50 तो होता है 3/5। सो आंसर इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। बोलो नहीं आई मेरी बात समझ में, अरे आया नहीं आया, अरे क्या पक्की बात है, जिसको नहीं आया वो और भी डाउट्स में हमसे पूछ सकता है। क्लियर है ये चीज। चलिए भाई, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, एक्सप्लेन मैंने पूरा कर ही दिया है। इसमें दो कंस्ट्रेंट लगे, एक यहाँ कंस्ट्रेंट सर्कल वाला और एक यहाँ कंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी वाला। बोलो बात समझ में आ गई होगी, पक्की बात है। तो आइए इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और दे दूं क्या इस तरीके का, चलो वो ले लो, स्ट्रिंग वाला कर लो, पुली स्ट्रिंग वाला। ये एक पुली है, ये एक और पुली है, यहाँ दो ब्लॉक्स हैं और ये एक और पुली है और यहाँ पे भी कितने ब्लॉक्स हैं भाई, दो ब्लॉक्स हैं। क्लियर है। और सपोज करिए ये कह रहा है कि ये पुली जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ये पुली जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से नीचे, ये ब्लॉक जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से नीचे, ये ब्लॉक ऊपर आ रहा है। या चलो बता दो जरा मुझे कि अगर ऐसा मैंने कंसीडर दिया तो क्या आप निकाल सकते हो ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, कितने से जा रहा है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, एक बार जरा देखो अगर निकाल पाते हो इसको, तो अगर निकाल पाते हो तो कह रहा हूँ मैं आपसे। क्लियर है। ये 2 से जा रहा है, ये वाली पुली ले लीजिए, कह रहा है कि 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, कितने जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है। एक्सक्यूज मी, नहीं सॉरी क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। एक काम करें, पहला सवाल तो मेरा ये है, इसको भी छोड़ें। सॉरी सुनिए, ऐसा बोलिए कि अगर 2 से जा रही है पुली, ये 5 से जा रही है, तो पहला सवाल मेरा ये कि इस पुली की स्पीड बताओ पहले तो कितनी है। पहला सवाल, ये पुली 1 है, ये पुली 2 है, ये पुली 3 है, तो पुली की स्पीड बताओ पहले कितनी होगी इस वाली की। तो देखो इस वाली पुली की स्पीड निकालने के लिए मैं कंस्ट्रेंट इस पे लगाऊंगा। ये है, इस रस्सी को देखो जरा, ये x1 ले लो और ये वाला क्या ले लो x2। तो पहले इस पे लगा रहा हूँ स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट। ठीक है। चलिए भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हुए और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तो है x1 के दो ये हैं पॉइंट्स और x2 के 2 पॉइंट्स ये हैं। अब x1 पे ध्यान दो, x1 का 1.5 से ऊपर जा रहा है और ये दूसरा पॉइंट जो है 2 से नीचे जा रहा है इस तरीके से। अरे बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, पक्की बात है भाई। ये कितने से 2 से नीचे जा रहा है ना, तो पूरी 2 से नीचे जा रही है, 2 से नीचे जा रही है। तो ध्यान से समझना, x1 को 5 भी बढ़ाना चाह रहा है, 5 चाहता है x1 बड़ा हो जाए, 2 भी चाहता है बड़ा हो जाए, बढ़ाना चाहते हैं दोनों। तो x1 के लिए आ गया +5 + 2 यानी +7। ऐसे ही x2 के लिए देखना, x2 को 5 बढ़ाना चाह रहा है और इसे तुम ऊपर मान लो, सपोज इसकी स्पीड ऊपर है, सपोज करा मैंने, तो ये घटाना चाहेगा। देखो x2 को देखोगे, जब x2 को देखोगे तो ऊपर 5 आ रहा है और नीचे मैंने v माना हुआ है इसको, तो 5 तो चाहता है बढ़ जाए यानी प्लस में 5 और v चाहता है x2 कम हो जाए यानी माइनस में v इज इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि ना कभी घट सकता है ना कभी बढ़ सकता है। बढ़ाना चाह रहे हैं ये तीनों, घटाना चाह रहे हैं ये,
और हमें पता है रस्सी की लेंथ कभी ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, मतलब सब मिला के क्या आना चाहिए 0। तो v कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड ऊपर, इसका मतलब बिल्कुल सही माना है मैंने। तो पहला आंसर आ गया मेरा, ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड। अब वो क्वेश्चन पता है आपसे ये नहीं पूछेगा, इसका बताओ वो क्या कहेगा आपसे, ये पुली 2 से नीचे जा रही है, ये 5 से ऊपर जा रही है, इतना देगा डायरेक्ट, और फिर सीधे पूछेगा अगर ये सपोज 1 से नीचे जा रहा है, कितने से 1 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी स्पीड पूछेगा वो आपसे। बात समझ पाए, वो आपसे ये नहीं पूछेगा ये जो मैंने निकलवाया है, वो आपसे क्या पूछेगा, इसकी स्पीड पूछेगा, इसकी स्पीड दे करके। क्लियर है? तो देखो कैसे करोगे, एक बार पहले यहां तक निकालना पड़ेगा, फिर अब इस वाले से हो जाएगा। देखो अब जरा इस वाली रस्सी का कंस्ट्रेंट लगा दो। अब जरा ध्यान से देखना, यहां तक तो सॉल्व कर ही लिया, तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब इस वाली रस्सी को जब आप देखोगे तो इसे मान लो x1 और इसको क्या मान लो x2, या कुछ भी मान लो y1 y2 मान लो, ये लो इसको y1 मान लो और इसको क्या मान लो भाई y2। अरे बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया मेरा y1, ये हो गया y2। y1 को अगर आप देखोगे तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, इसकी स्पीड सपोज मैंने नीचे मान ली v, सपोज मैंने क्या मान ली नीचे की तरफ v डैश मान ली, चलो वहां v मान चुके हो, तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ v डैश मान ली, उसकी स्पीड ऊपर की तरफ 12 आ चुकी है, ये 12 से जा रहा था ना। अच्छा ऐसे ही y2 भी क्या है, y2 ऊपर जा रहा है ये 12 से, और ये नीचे जा रहा है 1 से। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? देखना जरा, ये 12 है ना, y1 को क्या करना चाह रहे हैं 12 बढ़ाना चाह रहा है, यानी +12। v डैश क्या करना चाहता है, ये भी बढ़ाना चाहता है प्लस v डैश। 12 क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है +12, बढ़ाना चाहता है +1 = 0। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? समझ लो बात को ध्यान से। ये 12 क्या करना चाहता है, y1 को बड़ा करना चाहता है इसलिए प्लस में, v डैश क्या करना चाहता है, y1 को बड़ा करना चाहता है इसलिए प्लस में, 12 बड़ा करना चाहता है y2 को प्लस में, और ये 1 भी बड़ा करना चाहता है सब कुछ प्लस में। तो v डैश की जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है -25, माइनस कितनी आ रही है 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन लिया उसका अपोजिट कर लो, यानी ये नीचे माना था, नीचे नहीं ऊपर जा रहा है, कितने से 25 मीटर पर सेकंड से। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अरे क्या ये बात पक्की है? तो इस तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता था। बोलो पक्का समझ में आ गया? अब लिखिए वेज कंस्ट्रेंट। अब नया जो कंस्ट्रेंट आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अवर वेज कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट है भाई? वेज कंस्ट्रेंट है। कौन सा कंस्ट्रेंट है? वेज कंस्ट्रेंट। वैसे जरूरी नहीं है कि वेज के लिए ही सही हुई है, कोई भी जो दो बॉडीज कांटेक्ट में रह करके चलना चाहती है उनके लिए है ये। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, कंस्ट्रेंट क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं जिस कमरे में आप बैठे हुए, बहुत ध्यान सुन लीजिए, जिस कमरे में आप बैठे हो अगर उसकी जो जमीन है, उसकी वो जो फ्लोर है उसका, जैसे सपोज करो मैं ये हूं, ठीक है, ये है जमीन है ना, फ्लोर है, ये वाई एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस समझ लो जैसे एक्स एक्सिस। क्लियर है? अच्छा सपोज करो कमरा अगर एक्स एक्सिस में, चलो पहले वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। सपोज, अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज का फ्री फॉल के वक्त कोई चीज फ्री फॉल होती है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी की वजह से। मानते हो कि नहीं? क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझना, अगर ये कमरे का जो फ्लोर है, अगर ये फ्लोर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे चला जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से नीचे चला गया? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मैं फ्लोर के साथ रहूंगा या मैं ऊपर रह जाऊंगा? मैं ऊपर ही रह जाऊंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से गिर सकता हूं? ग्रेविटी के साथ गिर सकता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा इतने गिर सकता हूं मैं। और कमरे का फ्लोर कितने से नीचे चला गया? 12 से। सपोज ऐसा हो जाए एकदम से लिफ्ट होती सपोज, तो मैं कहां टकरा जाऊंगा? ऊपर वाली दीवार से टकरा जाऊंगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब मेरा इसके साथ कॉन्टेक्ट छूट जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है चीज? यानी वाई एक्सिस में एक शर्त होगी, वाई एक्सिस में इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए? 10। 10 तक होगा तो मैं इसके साथ रह सकता हूं, उसके बाद मैं इसके साथ नहीं रह सकता। 11 से चला जाए, 12 से चला जाए, मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। हाँ 8 से चले, 7 से चले, 10 से कम से चले मैं इसके साथ रहूंगा, 10 से ज्यादा मैं इसके साथ नहीं चलूं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है ये बात? बोलो समझ में आएगी नहीं? अच्छा एक्स डायरेक्शन में अगर ये कमरा चलने लग जाए तो मेरे से कॉन्टेक्ट छूटेगा क्या फ्लोर से? बिल्कुल नहीं छूटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये कमरा कौन सी डायरेक्शन में चले? एक्स डायरेक्शन में, तो मेरे पैर इस कमरे पे ही रहेंगे। लेकिन अगर ये वाई डायरेक्शन में नीचे निकल गया इतनी तेजी से, तो फिर मेरे पैर इस पे नहीं रहेंगे। तो ध्यान से समझना, कंस्ट्रेंट कौन सी डायरेक्शन में लगना चाहिए, इसका मतलब एक्स में या वाई में? वाई में लगना चाहिए, क्योंकि वाई में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जब मेरा और इसका कॉन्टेक्ट आपस में छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई में छूट जाएगा। तो समझो वाई का मतलब क्या है? वाई का मतलब समझना, जो कॉन्टेक्ट हम लोगों का बन रहा है, मतलब मेरा और इस कमरे का जो कॉन्टेक्ट बन रहा है उसके परपेंडिकुलर का मतलब है वाई एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर। तो ध्यान से समझो, जब भी दो चीजें कांटेक्ट में हैं, चाहे वो मैं वेज की बात करूं या कोई भी दो चीजें जो कांटेक्ट में है, एक्सक्यूज मी मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल ये दो बॉक्सेस दिख रहे हैं आप लोगों को, क्लियर है ये चीज? तो ये दो बॉक्सेस हैं, जैसे मैं कह रहा हूं एक्स डायरेक्शन में अगर ये चले एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो इनका कांटेक्ट नहीं छूटेगा, कांटेक्ट में बनेंगे। लेकिन अगर वाई में कुछ ऐसा हो जाए, मैं इसको तेजी से नीचे अगर ले जाऊं तो कांटेक्ट छूट सकता है डस्टर का। बात समझे? और इसको तेजी से मैं नीचे ले गया, क्लियर है? हाँ 10 तक, यानी दोनों फ्री फॉल की स्टेट तक, अगर फ्री फॉल छोड़ दूं एकदम, फ्री फॉल में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ गिरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांटेक्ट बना रहेगा। लेकिन फ्री फॉल से अगर ज्यादा ले गया, मैं इसको जबरदस्ती खींच के ले जाऊं, इसको जबरदस्ती खींच के ले जाऊं, तो फिर ये और कांटेक्ट अलग हो सकता है। तो जब भी वेज कंस्ट्रेंट हो या जब भी कांटेक्ट की बात आए तो समझिए कंस्ट्रेंट आखिर होता क्या है, क्या शर्त होती है साथ चलने की। साथ चलने की शर्त यह है कि जो भी कांटेक्ट सरफेस है
उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसकी बात कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं जो कांटेक्ट में हैं, चाहे मैं हूं चाहे फ्लोर है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। ये कंस्ट्रेंट होता है। देखो कंस्ट्रेंट जैसा डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा वही वेलोसिटी के लिए होगा और वही एक्सेलरेशन के लिए होगा, इसलिए एक के लिए समझ लो बस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जितना इसका स्पीड हो इसकी इस डायरेक्शन में उतनी ही मेरी हो इस डायरेक्शन में, जितना इसका एक्सेलरेशन हो इस डायरेक्शन में उतना ही मेरा हो इस डायरेक्शन में, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हो किसी टाइम में उतना ही मेरा ही डिस्प्लेसमेंट हो किसी टाइम में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आइए बस यही इतना सा कंस्ट्रेंट है, आप समझ जाइए, ठीक है। तो वेज कंस्ट्रेंट क्या है, आपको क्वेश्चन से ही समझाते हैं। कंस्ट्रेंट तो आप समझ गए कि दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में बने रहना चाहती हैं तो इस बात की शर्त होती है, द कंस्ट्रेंट फॉर टू सरफेसेस टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट इज दैट the components of acceleration or velocity or displacement in the direction perpendicular to the contact surfaces, clear है, are equal, clear है, समझ गए मेरी बात। दोनों जो चीजें हैं, दो चीज कांटेक्ट में है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनकी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट या वेलोसिटी का कंपोनेंट या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट सेम होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट है। आइए इसको क्वेश्चन से समझाता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया गया, ये दो फिक्स एंड्स हैं, बहुत ध्यान से, ये दो फिक्स हैं, जैसे कहीं हाथ लगा लिए, सपोज मैंने, मेरे हाथ है ये फिक्स है एक जगह और यहां पे एक रॉड फंसी हुई है, क्या फंसी हुई है, एक रॉड फंसी हुई है, बात समझ आ गई, रॉड ऐसे करके, और ये रॉड एक इंक्लाइंड प्लेन यानी एक वेज पे है, क्योंकि वेज कंस्ट्रेंट की बात चल रही है तो इसलिए वेज ले लिया मैंने, क्लियर है, वेज पे है ये, ठीक है। और इस वेज का सपोज एंगल एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूं मैं आपको, ये कॉन्सेप्ट 30 डिग्री ले लिया सपोज करिए, और कहा कि इसे हम 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से खींच रहे हैं, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ खींच रहे हैं, क्लियर है। और ये देखो दो चीजें हो सकती हैं, मैं वेज को इतनी तेज भी खींच सकता हूं कि ये यहां से निकल ही जाए और रॉड बिल्कुल फ्री फॉल कर जाए, क्या कर जाए, फ्री फॉल, समझ रहे हो कि नहीं, इसको एकदम खींच ले जाऊं मैं, फ्री फॉल कर जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कराना, मुझे इनका कांटेक्ट बनाए रखना है, क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूं, साथ चलने की बात कर रहा हूं, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। चलिए साहब, तो इसे मैं हटा दे रहा हूं जरा, तो हाँ, अगर इसको हटा दूंगा तो हट जाएगा, तो फिर ये कॉन्टैक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर ये 5 है तो इसकी स्पीड बताइए कितनी है, कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हुए, कॉन्टैक्ट हमारा मेंटेन है, बताइए इसकी स्पीड किधर होगी। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों चीजें फिक्स है, ये दोनों अपनी जगह फिक्स है, तो रॉड नीचे गिर रही होगी, ये पीछे जाता जाएगा और ये नीचे गिरता जाएगा, तो आखिर इसकी स्पीड क्या होगी, ये वो आपसे पूछ रहा है, आखिर इसकी स्पीड क्या होगी, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बिल्कुल। आइए अब जरा समझते हैं इस चीज को। तो कंस्ट्रेंट क्या है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, वेज में जब भी वेज का क्वेश्चन होगा तो ये होगी एक्स डायरेक्शन और ये होगी वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी और वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी, वाई कैसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ये भूलना नहीं, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर यही तो है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है, एक्स, ये है, तो परपेंडिकुलर वाई है। तो इस डायरेक्शन में इसका भी कंपोनेंट निकालो और इसका भी कंपोनेंट निकालो, यानी रॉड का भी और वेज का भी, रॉड का भी और वेज का भी कंपोनेंट निकालो और दोनों को इक्वेट कर देंगे, यही कंस्ट्रेंट है इसका, क्लियर है। दो चीजें साथ चल रही हैं, कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, दो साथ में चलना चाहते हैं, तो शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के कंपोनेंट जो आ रहे हैं वो सेम होने चाहिए, तभी साथ चल सकते हैं, सेम है तभी साथ चल पाएंगे, समझा चुका हूं अच्छे से, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। तो अब जरा यहीं से देख लेते हैं, ये 5 से जा रहा है, ये वेज कितने जा रहा है, 5 से, तो जरा एंगल की देखें बात, ये 30 है, ये 90 है, ये 60, तो ये 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, देखिए ये 90 डिग्री भाई परपेंडिकुलर है ना, ऐसे करके, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन अलग बना लीजिएगा, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, 30 90 60, तो ये 60, तो ये वाला भी 60, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये वाई डायरेक्शन है तो मेरा वेज ऐसे करके जा रहा है 5 से और ये 60 डिग्री एंगल है, तो इसका इधर की तरफ कितना आ गया, 5 cos 60। अब जरा देखिए मेरी रॉड कैसे जा रही है, मेरी रॉड ऐसे करके जा रही है v स्पीड से, सपोज भाई रॉड तो नीचे की तरफ आएगी ना v स्पीड से, रॉड के लिए ये वाला एंगल कितना बन रहा है, देखो समझो, ये 30 बनेगा कि नहीं, तो रॉड का एंगल कितना बन रहा है इस डायरेक्शन से, 30, तो रॉड का कंपोनेंट कितना आएगा, v cos 30। और कंस्ट्रेंट क्या कहता है, वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि कंपोनेंट्स, सुन लीजिए ध्यान से, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी ले लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस is always इक्वल या आर इक्वल, क्लियर है, आर इक्वल, क्लियर है चीज,
इक्वल होंगे, तो इसका v cos 30, तो v cos 30 और 5 cos 60 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो v और ये √3/2 और ये 5 और ये 1/2 से 2 कैंसिल, v आ जाएगा 5/√3 मीटर पर सेकंड। बोलो बच्चे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या ये बात सही है? अरे बोलो समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आप थीटा मान के करते, क्या मान के करते? थीटा मान के करते, तो आंसर पता है क्या आता है? आंसर पता है क्या आता है? जो भी इसकी स्पीड है v tan थीटा, ये आंसर आता है। बात समझ लीजिए, v डैश, जैसे इसकी स्पीड जो भी v और tan 30, देखिए यही आ जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला भी बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूला याद रखना चाहो रख लो। मतलब फॉर्मूला क्या है कि अगर कभी भी कोई चीज ऐसे हो, ये v से जा रहा है, ये एंगल थीटा है, ये रॉड रखी हुई है यहाँ ऐसे करके, रॉड से चल रही है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी रॉड की? तो सीधे याद रख लेते हैं कुछ, v tan थीटा। या ऐसे भी कर सकता है वो, एक तरीका तो ये हो गया याद रखने का। ये ऐसे कर सकता है, इसकी स्पीड दी हुई है v, ये v से नीचे आ रहा है, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसकी हो जाएगी v cot थीटा, जस्ट उल्टा कर देना है। ठीक है, तो कुछ लोग रटते भी हैं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो वेज कंस्ट्रेंट समझ में आ गया? क्या ये बात पक्की है? ठीक है, तो इस तरीके से अब बेसिकली क्या है कि इतना ही है, बाकी कंस्ट्रेंट में इतना ही है, बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराता हूँ भी आपको। ठीक है, चलिए साहब पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आ गया तो फिर मैं थोड़ी और अच्छी आगे की बात कर सकता हूं आपसे। ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट और भी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल वेज कंस्ट्रेंट पे, जैसे ये एंगल थीटा और ये है मेरी बॉल, ये दोनों ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और बॉल नीचे की तरफ गिरेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? ये बॉल है और ये वेज है, ये एक वेज और एक कौन रखा हुआ है? बॉल। ये इधर जाएगा और इस बॉल के वजन की वजह से ये इधर चला जाएगा। फ्रिक्शन नहीं, सपोज करो नीचे फ्रिक्शन नहीं है, नीचे यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉल नीचे आना चाह रही है, तो ये इधर चला जाएगा, बॉल नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो बताइए कि अगर जो है इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड भी 5 है, तो बॉल की स्पीड कितनी है? वही आंसर जो भी आया था, अभी जो आया था, बिल्कुल वैसे ही आंसर है, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। किसी एक को पकड़ लो, इस वाले को पकड़ लो, ये 30 डिग्री मान लीजिए, तो बिल्कुल जैसे भी रॉड वाला किया है, इसकी v मान लोगे, 5 का इधर आएगा 5 cos 60, v का v cos 30, दोनों के इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसे सच क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखो और कैसा मिल सकता है क्वेश्चन कि भाई यहाँ ये दीवार है, दीवार ये वेज रखा हुआ है, और यहाँ पे एक ये इस तरह का ब्लॉक है। देखो समझना ध्यान से, ये इस तरीके का ब्लॉक है, एक ब्लॉक, तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, और ये जो वेज है इंक्लाइन प्लेन, ये पीछे की तरफ चलता जा रहा है। फिर से वही, अगर ये 5 से जा रहा है, ये 30, तो वही 5/√3 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही चलेगा सब कुछ। क्लियर? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें वेज कंस्ट्रेंट में मिलेंगे। क्लियर है चीज? सो इट वाज दी वेज कंस्ट्रेंट। अब कुछ क्वेश्चन और जबरदस्त हो सकते हैं इसके कंस्ट्रेंट के। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन और जबरदस्त हो सकते हैं, और थोड़ा एडवांस लेवल की जो बातें हैं वो वेज कंस्ट्रेंट की वो देखिए किस तरह के क्वेश्चन और हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, देखो और क्वेश्चन देखें, सपोज करिए जैसे कि या सिंपल कैसे समझाएं, चलिए ऐसे समझें जरा क्वेश्चन को। ये यहाँ पे एक इस तरह से बंधे हुए, फिर ये एक पुली है, यहाँ पे पुली से इसको अटैच किया, फिर यहाँ पर भी एक पुली है, फिर यहाँ पर भी एक पुली है, इस तरह से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? फिर ये और यहाँ पर एक पुली से होते हुए, समझिए भी आपको ध्यान से, यहाँ पर एक पुली से होते हुए ऐसे ये यहाँ ये समझिएगा ध्यान से, ये ब्लॉक इस तरीके से। समझ पा रहे हो? कह रहा है कि ये जो पुली, ये जो है, ये जो मेरी 5 से इधर जा रही है, 5 मीटर्स पर सेकंड से, तो बताओ ये कितने से चल रहा होगा? बात समझ पा रही हो क्या सिस्टम बनाया मैंने? ये मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल सपोज थीटा ले लीजिए, या आपका कुछ मान हो तो ले लीजिए, जो भी लेना है, मैंने थीटा मान लिया। तो ये ऐसे, ये एक पुली, ये पुली, फिर ये पुली से अटैच, ये ऐसे करके अटैच, ये इस तरीके से। पूछा बताइए ये कितने से, इसकी स्पीड कितनी होगी? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसकी स्पीड कितनी होगी? बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो रस्सियां ये वाली ढीली हो जाएंगी, है कि नहीं भाई? जैसे इसकी लेंथ इतनी है, थोड़ी देर बाद ये इंक्लाइन प्लेन इधर आने वाला है, मतलब ये रस्सी छोटी रह जाने वाली है ना, यानी ढीली हो जाएंगी ये रस्सी, है ना, मतलब यहां से गई है तो इधर ही आएंगी। समझना बात को भाई? देखो ये इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, थोड़ी देर बाद ये पीछे आ जाएगा, क्योंकि 5 की स्पीड है पीछे की तरफ, तो सपोज थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, तो इतनी रस्सियां गायब हुई कि नहीं हुई? वो रस्सियां गायब होकर कहाँ गई होंगी? इधर की तरफ निकल गई होंगी, मतलब ये नीचे जा रहा होगा। बोलो बात समझ में आई? लेकिन समझना बात को, ये नीचे तो जा ही रहा है, साथ में ये किसके ऊपर रखा हुआ है? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो इंक्लाइन प्लेन के साथ इधर भी जा रहा है। ये दोनों बातें हो रही है इसके साथ, बहुत ध्यान से समझ लो। ये इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है। इधर चल रहा है रस्सी के ढीले होने की वजह से, और पीछे की तरफ क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे ही तो रखा हुआ है। जब इंक्लाइन प्लेन पीछे आ रहा है तो ये भी तो पीछे आ रहा है, इसका मतलब इसके पास इधर वाली वेलोसिटी इधर वाली वेलोसिटी मतलब कहीं बीच में जा रहा है। भाई साहब ये इसका क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा हो जाएगा अगर आप ऐसे सोचोगे तो। पहले मेरी बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, बड़े टफ तरीके से कर सकता हूं, बाहर से अगर करूंगा। कहां से करूंगा? बाहर से। क्लियर है? लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले मतलब कैसे? कोई चल रहा है और उस पर भी कोई चल रहा है। बात समझ में नहीं आई आपको?
कोई चल रहा है और उस पर भी कोई चल रहा है और आपस में कनेक्टेड बॉडीज इस तरीके से। बात समझ में आई? जैसे अभी था कोई चल रहा है और उस पर कोई चल रहा है, लेकिन बड़ा फिक्स सा मोशन था कि नीचे ही जा रहा था, है ना। अभी जो क्वेश्चन किया हमने वो फिर भी आसान है। जब ऐसा उल्टा सीधा टाइप का मोशन आ जाए, कोई चल रहा है कोई चल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कोई चले और उस पर भी कोई चले तो आप एक चीज पर बैठ जाइए, आप इस पर बैठ जाइए। इससे आपका फायदा क्या होगा, मेरी बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। अगर आप इस पर बैठ गए तो वेज आपके लिए रुक गया भाई साहब। जिस पे आप बैठते हो वो आपके लिए रुक जाता है, जिस पे आप बैठते हो वो आपके लिए रुक जाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ये चीज? और बाकी अपनी वेलोसिटी आपको दूसरी चीजों को अपोजिट करके देनी पड़ती है। क्लियर है ये चीज? तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है कि इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। लिख लो क्वेश्चन फटाफट से। और अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं मैं इस पे बैठ गया, मैं इस पे बैठ गया, सोल्यूशन कर रहा हूं ध्यान से। इस पे बैठ गया तो देखो ये तो मेरे लिए रुक गया, दीवार रुकी हुई है, लेकिन मुझे 5 की स्पीड अपोजिट करके देनी पड़ेगी। याद करो रिलेटिव मोशन, याद करो रिलेटिव मोशन क्या कहा था कि जब किसी चीज तुम बैठ जाओगे तो उसकी स्पीड तो तुम्हारे लिए गायब हो जाएगी और दूसरी चीजों को स्पीड अपोजिट करके मिल जाएगी। यानी अब दीवार तुम्हारी तरफ कितने से आ रही है? 5 से। तुम इसे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया तुमने। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम्हारे लिए ब्लॉक किधर जा रहा होगा? तुम्हारे लिए ब्लॉक सिर्फ नीचे जा रहा होगा। तुम्हारे लिए ब्लॉक सिर्फ कहां जा रहा होगा? नीचे। क्योंकि मैंने तो बताया था ब्लॉक 2 मोशन कर रहा है, एक नीचे भी जा रहा है साथ में इधर भी जा रहा है। अब इधर वाली तो तुमने गायब कर दी ना 5, अरे इधर वाली तुमने क्या कर दी? गायब कर दी है, तो बची नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इस पे बैठे हुए हो ना। तो अब तुम्हारे लिए सिर्फ कहां जाएगा? नीचे। तो अब देखो कितना आसान क्वेश्चन होगा कि नहीं, यहां से बैठ के करने पे तुम्हें सिर्फ ये निकालना है और बाद में ये कह देना कि देखो भाई इसके पास 5 भी था। बात समझे नहीं समझे? जैसे ही भाई देखो मैंने ब्लॉक के बारे में क्या बताया, ब्लॉक इधर भी जाएगा और इधर की तरफ भी जाएगा 5 से। ये बातें बताई थी मैंने भी तुमको। इधर भी जाएगा क्योंकि रस्सी ढीली होगी और इधर जाएगा क्योंकि ये वेज इधर चल रहा था, तो ब्लॉक जो है वेज पे ही, तो इधर की तरफ आएगा ही 5 से। क्लियर है? लेकिन जैसे ही तुम बैठ गए तो ये वाला 5 तो तुम्हारे लिए खत्म हो गया ना, तो तुम्हारे लिए सिर्फ क्या बचा? v। और अब क्वेश्चन आसान हो गया, देखो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया, बहुत ध्यान समझना। फिर से तुमने क्या कहा? तुमने कहा ये देखो सेगमेंट x1, एक रस्सी को पकड़ लो, x1, ये कौन? x2 उसी रस्सी का, ये कौन? x3 उसी रस्सी का, ये कौन? x4 उसी रस्सी का, और ये कौन? x5 उसी रस्सी का। 5 सेगमेंट है ना, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब स्पीड बताते जाओ। ये तो तुम्हारे रुका हुआ है 0, ये चल रही है 5 की स्पीड से इधर की तरफ। ध्यान से देखना, तो ये धरा रहा है 5 की स्पीड से, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये धरा रहा है 5 की स्पीड से, दीवार चल रही है ना तुम्हारे लिए, ठीक है, 5 की स्पीड से। ये कितना? 0, ये कितना? 0, क्योंकि वेज तुम्हारे रुका हुआ है। ये कितने से आ रहा है? 5 की स्पीड से। ये कितने से आ रहा है? 5 की स्पीड से। ये कितना? 0। ये कितना? 0, क्योंकि ये पुली तुम्हारे लिए रुकी हुई है। क्लियर है? और ये पॉइंट तुम्हारे लिए v1 से जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो, v से जा रहा है। कितने जा रहा है? v से। तो मैं इसको जरा सॉल्यूशन बना रहा हूं, ये v से जा रहा है मेरे लिए। कितने से जा रहा है? v से। पक्की बात है? आइए अब जरा करते हैं। x1 के बारे में सोचिए, 0 मतलब कुछ नहीं, 5 इसको घटाना चाह रहा है यानी -5। अब x2 के बारे में सोचते हैं, 0 तो कुछ नहीं, 5 इसको कम करना चाह रहा है यानी फिर से -5। x3 के बारे में सोचते हैं, 0 का मतलब कुछ नहीं, -5। इसके बारे में सोचते हैं फिर से 0 -5, क्योंकि कम करना चाह रहा है, सेम हो गया 0 0। ये v क्या करना चाह रहा है? बढ़ाना चाह रहा है x5 को, यानी +v। -5 प्लस v इक्वल टू 0। बोलो समझ में आएगी नहीं? यानी v इक्वल टू 20 डिग्रीज। अरे नहीं आई बात समझ, सॉरी 20 डिग्रीज क्यों कह रहा हूं मैं, मीटर पर सेकंड। अरे गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे v आ गया तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आएगी नहीं? और अब तुम जानते हो, सॉल्यूशन हो गया, बस खत्म। तुम जानते हो, क्या जानते हो भाई? तुम एक चीज जानते हो कि भाई इसके पास v तो है ही, यानी ये जो 20 आ रहा है आंसर, ये तो है ही, साथ में इधर की तरफ 5 और है। ये एंगल थीटा था इंक्लाइंड प्लेन का, आपको याद हो तो। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना था? ये थीटा। अब ध्यान से देखना, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। सब लोग जानते हैं इस बात को, तो नकार नहीं सकते आप लोग। अरे याद है ना, 2 पैरेलल लाइंस होती है, ट्रांसवर्सल होती है, तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180। याद है? भूल गए? तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अब ये 2 वेक्टर्स हो, ये है 180 माइनस थीटा का एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में। अब याद करो वेक्टर में क्या पढ़ाया था, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर का सम करना है मुझे, क्योंकि इस ब्लॉक के पास ये वाली भी है प्लस ये वाली भी है। तो वेक्टर सम होता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। भूल गए कि याद है? अरे भूल गए कि याद है? थीटा की जगह कौन है? 180 माइनस थीटा। अरे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अरे नहीं आई बात समझ में? 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो जानते हो, वेक्टर पूरा पढ़ा चुका हूं, वो तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। एक और तरीका इसका एक निकालने का, देखिए इधर की तरफ 5 और इधर की तरफ 20 है। दूसरा तरीका देखिए, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका देखिए भाई, दूसरा तरीका, अगर ये वाला एंगल थीटा है, बहुत ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल देखो, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा होगा। क्लियर है? इसके कंपोनेंट कर लो, ये 5 इधर है, ये है 20 cos थीटा और नीचे की तरफ क्या आएगा? 20 sin थीटा। मानते हो कि नहीं? x वाला एनालिसिस अलग, y वाला एनालिसिस अलग। तो y में तो है 20 sin थीटा नीचे की तरफ, तो y में तो आ गया -20 sin थीटा j कैप में, -j कैप मतलब नीचे की तरफ,
और एक्स में देखो कितना आ रहा है, एक्स में आ रहा है 20 cos थीटा माइनस 5 आई कैप। भाई एक्स वाले में क्या है, सपोज ये तो है इधर की तरफ और ये है पीछे, तो नेट कितना हो गया, दिस माइनस दिस, सपोज इधर होता 10, इधर है 5, तो आंसर क्या आता, 10 इधर 5 इधर, तो आंसर आएगा 5 इधर, मतलब 10 माइनस 5। क्लियर है, बोलो समझ आ रहा है। तो दिस माइनस दिस किधर की तरफ, आई कैप की तरफ। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, खत्म। आई कैप जे कैप की फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्लियर है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब आई कैप में कितना 20 cos थीटा माइनस 5 ये हो गया इतना, और नीचे की तरफ 20 sin थीटा। बोलो समझ आएगी नहीं, क्लियर है। वैसे आपको बताइए कहीं इधर इधर की तरफ आएगा, जिधर भी आएगा। सो दिस इज दी आंसर। अरे गॉट माई पॉइंट और नॉट, बाकी जो पूछेगा क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपको क्या करना है। बोलो समझ में आ गई मेरी बात, क्या बात पक्की समझूं। अरे क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे जब तुम्हें बैठना भी पड़ सकता है ऊपर। मैं बिना बैठे भी कर सकता था लेकिन बहुत टफ पड़ता, मैं बिना बैठे भी कर सकता था लेकिन उससे क्या होता, काफी टफ हो जाता। बोलो बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अरे क्या पक्की बात है, पक्का। तो बिना बैठे भी कर सकते थे लेकिन बहुत टफ हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बैठ के भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखना चाहते हो थोड़े से, ये देखो भाई और क्वेश्चन देख लो तुम थोड़े से। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये एक पुली है, ये यहाँ से अटैच्ड है, ये एक और पुली है, ये यहाँ से अटैच है, एक और पुली है यहाँ से अटैच है, ये एक और पुली, और यहाँ से ये ब्लॉक लटक रहा है, और ये बड़े बड़े ब्लॉक्स बना लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब कह रहा है आपसे फॉर एग्जाम्पल कि ये तो अपनी जगह फिक्स है ब्लॉक, सपोज करो ये क्या है भाई, अपनी जगह फिक्स है। अगर ये v की स्पीड से चल रहा है तो ये कितनी स्पीड से नीचे जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा, जहां भी जा रहा होगा, समझ रहे हो भाई। अगर इधर की तरफ आ रहा है v स्पीड से, ये अपनी जगह क्या है, फिक्स है, तो इसका क्या हो रहा होगा, ये कितनी स्पीड से कहां जा रहा होगा। क्लियर है जी। क्या करोगे भाई, सेगमेंट बनाओगे, ये हो गया पहला सेगमेंट x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, x4 और ये x5, यहां तक बना लिया तुमने, x1 x2 x3 x4 x5। देखो x1 को क्या कर रहा है, ये v कम करना चाह रहा है माइनस v, ये तो फिक्स है 0 0 0 0, बात समझ में आ रही है। v क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, तो माइनस v 0। ये v ये भाई क्योंकि इसी से अटैच है तो इसकी भी v कितनी है, इधर की तरफ v, इसका भी कितना है, इधर की तरफ v, इसका भी कितना है, इधर की तरफ v। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अरे पक्की बात है कि नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, और इस वाले पॉइंट का भी इधर की तरफ v है, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें रस्सी है इस वाली एक्सिस पे और ये है इसके परपेंडिकुलर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अलोंग द लेंथ लेना है ना, क्योंकि लेंथ कभी नहीं बढ़ने वाली, तो अलोंग द लेंथ लो। अलोंग द लेंथ y एक्सिस है इस बार, इसमें x को लेना नहीं है, इसमें y को लेना है, ठीक है। चाहे तो सिर्फ x5 की जगह y लिख लो, क्या लिख लो, y, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो माइनस v 0 0 माइनस v, अगेन ये भी कम करना चाह रहा है, फिर से ये माइनस v, 0 का कुछ नहीं, 0 का कुछ नहीं, माइनस v। बोलो समझ आएगी नहीं, 4 बार तो माइनस v आ गया। क्लियर है। अब देखते हैं, सपोज करो ये नीचे जा रहा है v डैश स्पीड से, यही मुझे निकालना है v डैश, इसकी स्पीड v गिवन है, ठीक है। तो इसका तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो y में चल ही नहीं रहा, ये तो x में चल रही ना पुली, तो y के लिए 0 हो गया इसका, और ये नीचे जा रहा है तो प्लस करना है, प्लस v डैश इज इक्वल टू 0, तो v डैश इज इक्वल टू 4v। दिस इज योर आंसर। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया। आसान है। वैल्यू दे देता मैं 5, तो आप कहते हैं -5 -5 -5 -5 v डैश, तो आगे जाता है 20 आ जाता आंसर। कितना आ जाता है 20। अरे गॉट माई पॉइंट और नोट, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, पक्की बात है। अगर यही क्वेश्चन सपोज करो मैं ऐसे कर दूं, सपोज थोड़ा सा, मतलब कितने क्वेश्चन आ जाए, तुम थोड़ा सा अगर तुमने दिमाग लगा लिया, रस्सी कैसी भी कर सकता है, आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसी भी कर सकते, तुम्हें अलोंग द लेंथ लेना है हमेशा कंपोनेंट। जो रस्सी है, रस्सी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे भी कर सकता है, वो स्ट्रिंग को कहीं भी पुली फंसा देगा, कुछ भी कर देगा। तुम्हें क्या करना है, हमेशा याद रखना, जो है भी वेलोसिटी है उसके रस्सी की अलोंग वाला कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का। वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, किधर वाला कंपोनेंट लेना है, रस्सी के अलोंग वाला। मेरी बात समझ में आ रही है। वही क्योंकि रस्सी की लेंथ को घटाता या बढ़ाता है। क्लियर है ये चीज। अरे पक्की बात है, क्लियर है ना, समझ पा रहे हो क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के थ्रू समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं लगातार, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ऐसा होता कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऐसे करके है, ये ऐसे, ये एक पुली जा रही है, चलो भाई ये एक ब्लॉक ऐसे फंसा हुआ है, ये पुली ऐसे करके जा रही है, इस बार ऐसे करके पुली जा रही है, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी पुली लगी हुई है, और यहां से ऐसे करके ये ऐसे, सपोज ये ऐसे, ये यहां जाकर के सपोज करो ये फिक्स, ये इस तरह से है, इसको इधर खींच रहे हैं 10 की स्पीड से, सपोज करिए इस वक्त ये जो है 30 डिग्री है सपोज करो, है ना, और ये पुली यहाँ लगी हुई है अपनी जगह, खींचती है ऐसे करके, खींच रहे हैं इसको, और ये इसको खींच रहे हैं, और ये जो है ऐसे करके यहाँ अटैच है, ये एक और ब्लॉक है जो यहाँ रखा हुआ है सपोज करिए आप, है ना, और ये जो है ये एक और फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ऐसे करके, समझ पा रहे हो। तो इसको अगर इधर खींचेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसको अगर इधर खींचेंगे तो खींचेगी और ये इधर की तरफ आएगा आगे की तरफ, तो इसकी स्पीड पूछ रहा है कितनी होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो।
तो आइए अपना तो सिंपल सा अप्रोच है भाई, इसे बोल दो क्या x1, इसको क्या बोल दो भाई x2, और इसको क्या बोल दो भाई x3। कितना आसान है, बहुत ध्यान से देखिए। तो यहां मैं थोड़ा सा आपको सिखाना चाह रहा हूं क्या करना है, ठीक है। तो x1 को देखिए भाई, इसकी स्पीड इतनी इधर, इसकी स्पीड भी इधर, क्योंकि ये पुली किससे कनेक्ट है, इस वाले ब्लॉक से, और इसकी स्पीड भी है, तो ये v से ये रुका हुआ है तो ये 0, और ये रुकी हुई है तो ये 0, रुका हुआ है ये 0, और ये चल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए x1 को देखते हैं। x1 जो है 0 तो कुछ नहीं कर रहा, v से कम करना चाह रहा है यानी माइनस v। x2 को देखते हैं, 0 कुछ नहीं कर रहा, v क्या करना चाह रहा है, इसे कम करना चाह रहा है यानी अगेन माइनस v, 0 0। x3 को देखिए, x3 को जरा ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट की तो x3 पे 0 है, ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है 10 की स्पीड से, तो मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना है, सिर्फ ये वाला। तो देखो ये एंगल 30 है, ये वाला 30 गिवन है, तो मेरा ये भी 30 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो 10 cos 30 आ जाएगा इधर की तरफ, 10 cos 30, यानी इस पॉइंट की अलोंग द स्पीड कितनी आ रही है, 10 cos 30, यानी, और ये है x3। बात समझ आ रही है। तो x3 को 10 cos 30 बढ़ाना चाह रहा है, 10 cos 30 वांट्स टू इंक्रीज द x3, है कि नहीं। तो प्लस में 10 cos 30 इज इक्वल टू 0। ये घटाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन मिलकर सब क्या होगा 0, क्योंकि ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। तो 10 cos 30 का मतलब है √3/2, इट इज √3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2v। बोलो समझ आएगी नहीं, तो 2 5 10, तो v आ गया 5√3 डिवाइड बाय 2 मीटर्स पर सेकंड। अरे बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं, मैं आंख बंद करके मेरा जो मन में आएगा मैं सवाल बनाता चला जा सकता हूं, तो मैं लॉजिक समझना है मैं कर क्या रहा हूं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है, क्लियर है ना ये चीज। इस तरीके के सवाल कर सकते हो, पक्का, ठीक है। तो अब तो क्या है कि प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा आएगा तुमको फील थोड़ा सा। बाकी ये कंस्ट्रेंट की बात है, यूजुअली हो ही चुकी है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ कंस्ट्रेंट हर बार, लेकिन समय की भी थोड़ी दिक्कत है, और इतना इनफ है, इट इज इनफ, ओके। बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो डाउट्स में क्लियर हो गई आपको, ठीक है।